जय राम जी की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते होंगे। अब पिछले क्लास में हमने देखे थे भारत का प्रमुख हिमालय का प्रमुख भाग के बारे में। हिमालय का फिर सिंधु नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, इस सब के बीच में इस नदी प्रमुख 4 नदी के बीच में पर्वत हिमालय बटा हुआ था विभिन्न विभिन्न भागों में। तो पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेती हूँ। सिंधु नदी के बीच में है आपका सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में कश्मीर हिमालय या हिमालय है। आपने ये देखा था, फिर आपको मैप से उस टाइम बता दी थी। और अभी भी ये बड़ा वाला मानचित्र है, इसको और अच्छा से बताना बाकी है। सिंधु सतलज के बीच में आपका हो गया पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में आपका हो गया सतलज और काली नदी के बीच में आपका कुमायूं हिमालय हो गया। इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, कुमायूं हिमालय या हिमाचल हिमालय। और आपका काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में हो गया आपका असम नेपाल हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी और दियांग नदी के बीच में दियांग जो कि ब्रह्मपुत्र नदी हुआ, इसी के बीच में हो गया असम हिमालय। तो ये 4 भाग में बांटा हुआ है। और इधर क्या है, हिमालय का चौड़ाई ज़्यादा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं हिमालय की चौड़ाई ज़्यादा है। पूरब की ओर जाएंगे तो इसका चौड़ाई सांकड़ा होते जाता है। और अचानक यहाँ जो है आपका हिमालय की ऊंचाई पूरब की ओर, पूरब भारत में अचानक बढ़ जाती है हिमालय का। उसके बाद है, आप यहाँ देखे थे कि यहाँ आपका ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय का ही भाग है काराकोरम और लद्दाख, जास्कर, ये तीनों श्रेणियाँ हो गया आपका ट्रांस हिमालय का। उसके बाद महान हिमालय कहिए या आपका हिमाद्री श्रेणी कहिए या सर्वोच्च हिमालय, ग्रेट हिमालय, ये सब उसी एक ही नाम है। तो इसका ये सबसे बड़ा श्रेणी है हिमालय का, और इसी का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी इसी में है। सबसे ऊंचा शिखर इसमें है, तो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, मकालू हो गया, कंचनजंगा हो गया, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये सब हो गया आपका हिमालय श्रेणी का, जो कि सर्वोच्च हिमालय श्रेणी का भाग हो गया। इसी का सबसे ऊंची चोटी हो गया ये सब। और भारत के मुख्य भाग में कंचनजंगा 85-98 मीटर, आपको पिछले क्लास में ये बताई थी। अब आ गया आपका उसके बाद महान हिमालय के बाद हो गया आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहिए। तो मध्य हिमालय, लघु हिमालय एक ही हुआ। तो आपका मध्य हिमालय का भाग हो गया पीर पंजाल धौलाधर, ये मध्य हिमालय का भाग हो गया। उसके बाद शिवालिक हिमालय आ जाएगा। शिवालिक हिमालय कहिए या निम्न हिमालय कहिए या बाहरी हिमालय। और मध्य हिमालय का दूसरा और नाम है लघु हिमालय। तो इसमें दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। तो शिवालिक हिमालय हो गया सबसे बाहरी, और नवीनतम जो हिमालय है आपका सबसे बाद में जो बना है, और ये अवसाद से निर्मित हुआ है शिवालिक हिमालय। तो ये हो गया आपका सबसे नवीनतम हिमालय शिवालिक हिमालय या निम्न हिमालय या बाहरी हिमालय कहिए। लघु और निम्न में कंफ्यूजन नहीं करना है। और आपने फिर देखा था अरावली श्रेणियाँ, इधर चौड़ा है और इधर ये हो गया आपका दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण पश्चिम की ओर ज़्यादा चौड़ा है अरावली श्रेणी, और गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है अरावली की श्रेणियाँ। और इधर हो गया उत्तर और पूरब दिशा में इसका सकरा हो जाता है। इधर चौड़ा है, इधर सकरा है उत्तर पूरब भाग में। और दक्षिण पश्चिम भाग में जो है चौड़ाई इसका ज़्यादा है। और इसका सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो गया, 1722 मीटर ऊंचा है ये गुरु शिखर, 1722 मीटर। इधर चौड़ा ज़्यादा है और इधर सकरा होते गया, इधर से चौड़ाई होकर त्रिभुजाकार में गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है अरावली की श्रेणियाँ। फिर आपको बताए थे यहाँ से विंध्याचल की श्रेणी, पर्वत श्रेणी जो है भारत को उत्तर और दक्षिण 2 भाग में बांटता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसी के समांतर सतपुरा की श्रेणी है। फिर उसके बाद इसी के पश्चिम से लेकर पूरब की ओर में आ जाएगा महादेव श्रेणी, फिर मैकाले श्रेणी, फिर आ जाएगा आपका इधर मलयगिरी जो कि उत्कल में उड़ीसा में है।
फिर इसके नीचे आपका आ जाएगा अजंता की श्रेणी। अब यहाँ आ जाएगा आपका गिर पर्वत। गिर पर्वत में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये काठियावाड़ का प्रायद्वीप हो गया। आगे आपने देखा था कि ये पश्चिमी घाट हो गया। पश्चिमी घाट की सबसे उत्तरी भाग का सबसे ऊंची श्रेणी कलसुबाई है, 1646 मीटर। पश्चिमी घाट का सबसे उत्तरी चोटी कलसुबाई, और इसी में उस पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता था। और यहाँ से आपका जो है मुंबई से लेकर गुजरात की दक्षिणी छोर से लेकर आपका ये जो है महाबलेश्वर तक कोंकण तट कहलाता है। और यहाँ से कोंकण तट से जो है महाबलेश्वर से लेकर आपका यहाँ तक आपका कहलाएगा, ये हो गया कोंकण तट। ये हो गया आपका, ये कोंकण तट हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका मालाबार कन्नड़ तट, कर्नाटक तक। गोवा से लेकर कर्नाटक तक आ जाएगा आपका कन्नड़ तट। और फिर कर्नाटक से लेके हो जाएगा आपका कन्याकुमारी तक मालाबार तट। और कभी कभी मालाबार पश्चिमी घाट में मालाबार तट और कन्नड़ तट को मिला दिया जाता है। मालाबार तट को कन्नड़ तट में भी मिला दिया जाता है। तो आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। ये हो गया आपका लक्षद्वीप। अब आगे लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे। और इधर हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बंगाल की खाड़ी। और पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी आपने पढ़ा था कि विशाखापट्टनम उड़ीसा में था। विशाखापट्टनम की चोटी या उसको बोलता है। तो यहाँ दो नाम है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी में, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अब दो नाम में से, अब इसमें से दोनों नाम में कोई भी आ जाएगा, ऑप्शन में एक ही देगा। तो आपका ये महेश कुमार बर्नवाल के बुक में दिया है अरमाकोंडा, जो कि विशाखापट्टनम की चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपने देखा। फिर जो कि उड़ीसा में है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी एक है झिंगागाड़ा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झिंगागाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है, अलग अलग कुछ, या इसी का भाग होगा ये। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, एग्जाम में अगर पूछ देगा। और दूसरी चोटी हो गया आपका पूर्वी घाट की दूसरी चोटी महेंद्रगिरी, ये उड़ीसा में है। तो ये याद रखना है पूर्वी घाट की, ये देख लीजिए प्रूफ। पूर्वी घाट की इसकी दूसरी चोटी है महेंद्रगिरी। अब रिवीजन कर रहे हैं तो एक बार रिवीजन में सबका जो है लंबाई और ऊंचाई जो है देख लेते हैं एक बार क्या है। तो हिमाद्री सर्वोच्च हिमालय का जो है ऊंचाई है 6000 मीटर औसत ऊंचाई है। 120 से लेकर 90 किलोमीटर तक इसका चौड़ाई है। और इसी में है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर श्रेणी। और फिर आप नंगा पर्वत, नंदा देवी काम्यत नामचा बरवा, इसी का महत्वपूर्ण भाग है। और ये सब देख लिया। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट से लघु हिमालय और महान हिमालय अलग होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट से, ये याद रखना है। और इसके पहले जो आपने देखा कि सर्वोच्च हिमालय, ग्रेट हिमालय के पहले एक ट्रांस हिमालय है, जो कि उसका लंबाई ऊंचाई नहीं दिया गया है बुक में। तो ये तीसरा नंबर में आ जाएगा लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसका जो है चौड़ाई है 100 से लेकर 80 से लेकर 100 मीटर तक, किलोमीटर तक है इसकी चौड़ाई। और इसकी ऊंचाई है 3700 से लेकर 4500 मीटर तक इसका ऊंचाई है। और इसका प्रमुख श्रेणी हो जाएगा पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत श्रेणी इसका प्रमुख अति श्रेणी हो जाएगा। और यही बृहद और लघु हिमालय के मध्य में है महान हिमालय। और मध्य हिमालय के बीच में हो गया आपका कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी इसमें मिलता है। और अल्पाइन चारागाह है जो आपका कश्मीर घाटी का भाग है। और इसको अल्पाइन चारागाह को गुलमर्ग या सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड में बुल्हियार या प्यार के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय मेन बाउंड्री फॉल से अलग होता है। अब ये शिवालिक हिमालय या निम्न या बाहरी हिमालय हो गया। तो शिवालिक हिमालय का ऊंचाई 10 से लेके, इसका चौड़ाई है 10 से लेके 50 किलोमीटर तक चौड़ा है। और 900 से लेके 1200
मीटर तक ऊंचा है, 900 से 1200 मीटर ऊंचा है। ये सब एग्जाम में पूछता है। और शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य में कई घाटी है, जैसे काठमांडू की घाटी है। पश्चिम में इन्हें दून कहा जाता है, काठमांडू की घाटी को, और पूरब में इसको द्वार कहा जाता है, जिसे देहरादून और हरिद्वार। और यहाँ कृषि की संभावना अधिक है, इसमें खेती की जाती है और अच्छा बसाव है यहाँ। खेती होने से यहाँ के लोग यहाँ अच्छा बसते हैं इस क्षेत्र में। और शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। तो हिमालय क्षेत्र का दर्रा हो जाएगा अब काराकोरम, सिपकिला, नाथुला, बोमडिला। ये हिमालय क्षेत्र में अनेक दर्रे मिलते हैं। लद्दाख में स्थित है काराकोरम दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, 56-54 मीटर है लद्दाख में। और बुर्जिल दर्रा जो है, इससे क्या होता है, काराकोरम दर्रा से चीन को यहाँ से जाने वाली रास्ता खुलता है। काराकोरम दर्रा से चीन जाती है। फिर बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित की ओर जोड़ता है। और जोजिला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है जोजिला। और पीर पंजाल दर्रा जो है कुलगांव से कोठी तक जाती है पीर पंजाल दर्रा। उसके बाद आ गया बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है बनिहाल दर्रा। ये प्रमुख दर्रे के बारे में जान लेते हैं। और जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रे से ही बनिहाल दर्रे में ही स्थित है जवाहर सुरंग। और सिपकिला दर्रा जो है शिमला में है, जो कि तिब्बत को जोड़ता है। बड़ा लचा दर्रा जो है मंडी से लेकर लेह तक को जोड़ता है, मंडी से लेह। बड़ा लचा दर्रा, थांगला दर्रा, माना नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, जो कि कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। इनसे मानसरोवर झील, कैलाश घाटी का मार्ग लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। और सिक्किम में स्थित नाथुला जलेपला दर्रा का व्यापक सामरिक महत्व है। ये सिक्किम में है नाथुला जलेपला, जो कि सामरिक महत्व है। दार्जिलिंग चुंबी घाटी तिब्बत को जोड़ता है, दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर तिब्बत का मार्ग खुलता है। बोमडिला और यांगयाप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा तवांग घाटी से होते हुए तिब्बत को जाती है। तो तवांग घाटी से होते हुए तिब्बत को जाती है बोमडिला दर्रा। यांगयाप दर्रा के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी उसी से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के लिए भी मार्ग जाता है यांगयाप दर्रे से। और यहाँ से चीन के लिए मार्ग जाता है। दीफू और पांगसाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश, भारत और म्यांमार सीमा को जोड़ता है। भारत और म्यांमार सीमा को पांगसाउ दर्रा और दीफू दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में स्थित है। तुजू दर्रा, जो कि इम्फाल से इम्फाल का तामू और म्यांमार को मार्ग जाता है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सांगपो, ब्रह्मपुत्र कहीं सांगपो पूर्वी नदियों, ये सब आपने पढ़ लिया था पिछले क्लास में। ये हो गया अब पिछले का रिवाइज। ये भी देख लिए थे आपने कि सिंधु सतलज के बीच में है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। कुमायूं हिमालय हो गया आपका सतलज और काली नदी के बीच में या घघरा नदी के बीच में। और नेपाल हिमालय हो गया आपका, नेपाल हिमालय हो गया घघरा और तीस्ता नदी के बीच में या काली तीस्ता के बीच में हो गया। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हो गया आसाम हिमालय। आगे प्रमुख दर्रे के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख दर्रा, अगिल दर्रा हो गया आपका गिलगित में स्थित हो गया, लद्दाख के गिलगित में। काराकोरम दर्रा लद्दाख में हो गया। जोजिला दर्रा हो गया लद्दाख में। चांगलाज दर्रा, सब ये ऊपरी भाग में चांगला, खारदुंगला दर्रा, थांगला दर्रा, बड़ा लचा दर्रा, इमिसला दर्रा, सिपकिला दर्रा, नीति माना दर्रा, बनियाल दर्रा, जो कि जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा यहाँ पे स्थित है। और बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा ये गिलगित और श्रीनगर को जोड़ता है। आपने देख लिया। और इधर आप देखिए, ये हो गया नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा यहाँ स्थित है। बोमडिला दर्रा यहाँ है। और यांगयाप दर्रा हो गया, पांगसाउ दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में हो गया। लेक पानी दर्रा हो गया। फिर दीफू दर्रा हो गया आपका मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में ही है। तुजू दर्रा मणिपुर में हो गया। अब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे। इसका आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। 600 से लेकर 900 मीटर इसका औसत ऊंचाई है। प्रायद्वीपीय पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार इसके मध्य में है। और अरावली, राजमहल और शिलांग की पहाड़ी, मेघालय की पहाड़ी इसी पठार की उत्तरी सीमा पर फैला हुआ है। अब इसी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी सीमा पे है शिलांग की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, अरावली पहाड़ी। राजमहल गारो गैप स्थित, जो कि जलोढ़ निक्षेपों द्वारा ढक जाने से यहाँ की
मिट्टी निर्मित हुई है। प्रायद्वीपीय पठार में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। उसके बाद आपने देखा था ढाल जो है, प्रायद्वीपीय पठार की ढाल उत्तर और पूरब की ओर अधिक है, और दक्षिण पूरब की ओर भी इसका ढाल है। दक्षिण पूरब और उत्तर पूरब की ओर है प्रायद्वीपीय पठार का ढाल। और इसे उत्तर पूरब की ओर जो स्वर्ण नदी और चंबल और दामोदर नदी बहती है प्रायद्वीपीय पठार से निकल के, और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार अनेक भाग में विभक्त है, जैसे मालवा, बैतूल, बघेलखंड और मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का पठार, ये सब फैला हुआ है। पिछले क्लास में आपने ये सब कवर किया था। मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में है बुंदेलखंड का पठार, दंडाकर्णी का पठार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ है, और रायलसीमा का पठार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ है। तेलंगाना का पठार आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, और शिलांग का पठार सिर्फ मेघालय में फैला। हजारीबाग छोटा नागपुर का पठार में फैला हुआ है प्रायद्वीपीय पठार। ये अब मैप में आप देख लीजिए पठार के बारे में। जितने भी पठार फैला हुआ है ये सारे के सारे जो है प्रायद्वीपीय पठार में ही फैला हुआ है, जो कि त्रिभुजाकार का आकृति लेता है प्रायद्वीपीय पठार। ये त्रिभुज के आकार का है आकृति, ऐसे यहाँ से नीचे फिर ऐसे आ गया। तो उत्तर भारत में कोई भी पठार नहीं पाया जाएगा, क्योंकि हिमालय है उत्तर भारत में। तो यहाँ मध्य भारत का पठार हो गया सबसे पहले, मध्य भारत का पठार। तो आगे है मध्य भारत का पठार यहाँ स्थित है। मालवा का पठार यहाँ है स्थित। मालवा का पठार यहाँ हो गया। बुंदेलखंड का पठार यहाँ हो गया छोटा नागपुर का पठार। और ये महाराष्ट्र का पठार, ये हो गया महाराष्ट्र का पठार। फिर ये तेलंगाना का पठार, ये दक्षिणी भारत का पठार, दक्षिण भारत का पठार हो गया। ये कर्नाटक का पठार हो गया। ये चित्र जितना है ये पठार का संकेत है। तो छोटा नागपुर पठार हो गया, तेलंगाना पठार हो गया, दक्षिण भारत पठार हो गया, कर्नाटक पठार हो गया, आपका मालवा पठार हो गया, मध्य भारत का पठार हो गया। मालवा तो आगे मैं नोट्स से क्या करती हूँ, पठार को जो है अच्छी तरह से रिवाइज करवा देती हूँ। पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से पठार में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही आता है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो ये क्या है कि मेवाड़ का पठार जो फैला है, मेवाड़ है राजस्थान में, एमपी और राजस्थान में फैला हुआ है मेवाड़ का पठार। और इससे कॉपर और सिल्वर, माइका, आयरन मिलता है। यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, कॉपर, सिल्वर और माइका, आयरन, ये 4 चीज़ पाया जाता है। और यहाँ से यह बनास नदी क्षेत्र में है। क्या है, यह बनास नदी क्षेत्र में। अब मालवा का पठार कहाँ तक फैला हुआ है, तो मध्य प्रदेश से लेकर है राजस्थान तक फैला हुआ है मालवा का पठार। और यह मालवा का पठार बैसाल चट्टान से बना हुआ है। बैसाल चट्टान पाया जाता है मालवा का पठार में, और काली मिट्टी भी पाया जाता है। और यह चंबल नदी क्षेत्र है और बिहार के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश का है, चंबल नदी क्षेत्र हो गया। एमपी और राजस्थान क्षेत्र में बैसाल्ट चट्टान पाया जाता है। अब बुंदेलखंड का पठार है, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है बुंदेलखंड का पठार। और इसमें कौन सा चट्टान पाया जाता है, तो ग्रेनाइट चट्टान पाया जाता है, ग्रेनाइट चट्टान। और यहाँ लाल मिट्टी पाया जाता है। बुंदेलखंड का पठार में लाल मिट्टी। मालवा और बघेलखंड के बीच में स्थित है बुंदेलखंड, यानी कि मालवा हो गया पश्चिम में आपका, और राजस्थान और एमपी में हो गया मालवा, तो पश्चिम में हो गया। बघेलखंड हो गया आपका, बघेलखंड क्या है कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा में स्थित हुआ, और एमपी यूपी में हो गया बुंदेलखंड। और बेतवा नदी क्षेत्र में पड़ता है बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड बेतवा और बेतवा नदी क्षेत्र में पड़ता है। अब बघेलखंड, ये भी पठार, बघेलखंड पठार भी कहाँ पड़ता है, तो बघेलखंड पठार भी आपका पड़ता है एमपी यूपी में पड़ता है, और केन नदी क्षेत्र में पड़ता है बघेलखंड का पठार। स्वर्ण नदी और महानदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है बघेलखंड का पठार। तो जल विभाजक का कार्य कौन करता है, स्वर्ण नदी, बघेलखंड। स्वर्ण नदी और महानदी के बीच में है स्थित बघेलखंड का पठार। अब जानेंगे छोटा नागपुर का पठार। यह झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार तक फैला हुआ है। इसमें कौन कौन से चट्टान पाया जाता है, तो गोंडवाना का चट्टान, कुड़प्पा का चट्टान, धारवाड़ का चट्टान, ये 3 चट्टान पाया जाता है। धारवाड़, कुड़प्पा, गोंडवाना चट्टान पाया जाता है। और यहाँ है मैक्सिमम खनिज पाया जाता है छोटा नागपुर का पठार। इसे छोटा नागपुर पठार को रुद्र प्रदेश भी कहा जाता है।
छोटा नागपुर पठार का उत्तर में हजारीबाग स्थित है और दक्षिण में रांची का पठार है। रांची पठार को पाटचेट भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ बेसिन है इसके बीच में, छत्तीसगढ़ और दंडाकर्ण्य का पठार है। छोटा नागपुर पठार और दंडाकर्ण्य पठार के बीच में है छत्तीसगढ़ बेसिन। दक्कन का पठार है। अब दक्कन का पठार सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसका आकृति त्रिभुजाकार है। सतपुड़ा श्रेणी से लेकर नीलगिरी श्रेणी तक फैला हुआ है और यह 3 भागों में बटा हुआ है। इसका सीढ़ीनुमा ट्रैप बैसाल्ट चट्टान है। बैसाल्ट चट्टान में काली मिट्टी पाई जाती है। और दक्कन का पठार महाराष्ट्र, एमपी और कर्नाटक और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। कर्नाटक का पठार है, दक्कन का पठार का ही भाग माना जाता है। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार में लौह अयस्क पाया जाता है। इस क्षेत्र को मालनाथ कहा जाता है और कर्नाटक के पठार में बाबा बुदान का पर्वत है, यहीं से लौह अयस्क निकाला जाता है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आगे है आंध्र प्रदेश का पठार, यह भी दक्कन का पठार का ही भाग है। आंध्र प्रदेश का पठार, यहाँ चावल उत्पादन सबसे अधिक होता है। आंध्र प्रदेश का पठार में यहाँ का मिट्टी उपजाऊ है। दंडाकर्ण्य का पठार उड़ीसा में स्थित है, जो कि बहुत ज़्यादा जंगल है उड़ीसा क्षेत्र में। यहाँ खनिज भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन खनिज पाए जाने के बावजूद भी इस खनिज का क्या होता है, उपभोग नहीं होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसीलिए आर्थिक स्थिति भी उड़ीसा का कमजोर ही है। शिलांग का पठार, यह वर्षा कराने में सहायक होता है। मेघालय में स्थित है। इस क्षेत्र में कोयला का खनन किया जाता है। सिलिका अधिक पाया जाता है शिलांग का पठार में। अब भारत की मुख्य भूमि के सारे पठार आपने देख लिया। और एक है लद्दाख का पठार। लद्दाख का भी पठार है, भारत के मुख्य भूमि में ही स्थित है। लेकिन अब भारत से बाहर 2 प्रमुख पठार है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार क्या है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और ये पामीर का भी पठार है, ये भी विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि ये दोनों को मिला के क्या कहता है, विश्व की छत भी बोलता है। इसे भी कहें या इसे ऑप्शन में जो भी देगा आप टिक कर सकते हैं। दोनों में से किसी 2 को नहीं देगा, देगा एक ही, तो ये दोनों को कहा जाता है विश्व का छत। पामीर का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। पामीर का पठार क्या है, विश्व का सबसे बड़ा पठार है। और तिब्बत का पठार क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये ऊंचा है और ये बड़ा पठार है। और ये लास्ट में लद्दाख का पठार क्या है, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अब ये चोटी के बारे में जानेंगे। पठार हो गया खत्म। श्रेणी है अरावली, भारत की चोटी, मुख्य भूमि से जो लगा हुआ है पहाड़ी, पर्वत के बाद चोटी हो गया पहाड़ी। तो अरावली की पहाड़ी जो है प्री कंब्रियन काल में ही इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। और ये अवशिष्ट पर्वतमाला है और विभिन्न पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो गया, 17-22 मीटर हो गया। विंध्याचल अत्यधिक पुरानी और घर्षित मोड़दार पर्वत है और ये मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल की पर्वत, और पश्चिम से पूरब की ओर भारनेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ी के रूप में झारखंड तक फैला हुआ है। और 700 से लेकर 1200 मीटर 700 से लेकर 1200 मीटर तक है इसकी औसत ऊंचाई। मालवा का पठार का औसत ऊंचाई है 700 से लेकर 1200 मीटर तक औसत ऊंचाई है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की पहाड़ी, जो कि पंचमढ़ी में स्थित है। और मैकाले की सबसे ऊंची शिखर है अमरकंटक, जिसे कि स्वर्ण, नर्मदा और दामोदर यहाँ से निकलती है। छोटा नागपुर राजमहल की पहाड़ियों में भी मिलता है मैकाले पर्वत श्रेणी का क्षेत्र। शिलांग का पठार, मेघालय का पठार जो है छोटा नागपुर पठार का ही अग्रभाग है। अब पठार के बारे में जान गए, दर्रे के बारे में जान गए। अब है पश्चिमी घाट का जो है औसत ऊंचाई कितना है, तो औसत ऊंचाई है पश्चिमी घाट का 1200 मीटर है इसका औसत ऊंचाई, और 1600 किलोमीटर तक इसका लंबाई तक ये फैला हुआ है। ये गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है पश्चिमी घाट। ताप्ती नदी हो गया माने से लेकर। और वास्तविक पर्वत श्रेणी ये नहीं है, पश्चिमी घाट जो है वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। प्रायद्वीपीय पठार का यह भ्रंश का द्योतक है।
यानी भ्रंश का संकेत है। अफ्रीका से जब भारत अलग हो रहा था, ये पिछले क्लास में हो गया था। अब गिर पहाड़ी ये हो गया, एशियाई शेर के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो नीलगिरी में कौन कौन से चट्टान पाया जाता है? तो नाइस और ग्रेनाइट पाया जाता है। और यहाँ थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट जो है पश्चिमी घाट का प्रमुख दर्रा है। इससे होकर जो है इसकी जो है ऊंचाई जो है थाल घाट का 581 मीटर है, 229 मीटर है भोर घाट का, 300 मीटर है पाल घाट का। और यहाँ से महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री से में स्थित है थाल घाट दर्रा। और थाल घाट दर्रा जो है मुंबई, नागपुर और कोलकाता यहीं से होकर सड़क जाती है। थाल घाट से वहीं सड़क होकर मुंबई जाता है, नागपुर और कोलकाता जाता है, रेल सड़क दोनों। भोर घाट, अब भोर घाट महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री से में ही स्थित है। तो भोर घाट से पुणे, महाराष्ट्र पुणे, बेलगांव, चेन्नई होकर का मार्ग गुजरता है। चेन्नई, मुंबई, पुणे और बेलगांव सड़क मार्ग गुजरता है। फिर नीलगिरी अन्नामलाई श्रेणी के बीच केरल में स्थित है। नीलगिरी अन्नामलाई के बीच में पालघाट दर्रा स्थित है। और कालीकट, त्रिचूर यहाँ से होकर कालीकट जाता है, त्रिचूर जाता है, कोयम्बटूर, ईरोड का रेल और सड़क मार्ग दोनों गुजरता है यहाँ से। फिर उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई। तो आगे है महाबलेश्वर, भी इसकी प्रमुख चोटी है। और उत्तरी सह्याद्री का ही प्रमुख चोटी महाबलेश्वर, यहीं से होकर कृष्णा नदी निकलता है, निकलती है। नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई क्या है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा है, 2637 मीटर है। और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल उटक मंडक या ऊटी नीलगिरी में ही स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है, और इसकी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी, जो कि 2695 मीटर ऊंचा है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण दक्षिण भारत का भी सर्वोच्च शिखर अनायमुड़ी ही है। अनायमुड़ी 2695 मीटर। अनायमुड़ी के निकट ही पालिनी की पहाड़ी है और इलायची की पहाड़ी भी है, फैला हुआ है। सेनकोट्टा गैप जो है कार्डेमम पहाड़ियों में ही स्थित है, सेनकोट्टा गैप। और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोनाल, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कडाकोनाल पलेनी पहाड़ी में ही तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और पूर्वी घाट का जो है सबसे ऊंचा चोटी हो गया आपका अरमाकोंडा या जिंगागड़ा या विशाखापट्टनम की चोटी। और इसकी प्रमुख चोटी सब हो गया उत्तर पहाड़ी या उत्तरी सरकार। और इसके मध्य में हो गया कुड़प्पा पहाड़ी, और दक्षिण में तमिलनाडु की पहाड़ी हो गया। और पूर्वी घाट का ही भाग हो गया तमिलनाडु का भाग, ये हो गया नल्लामला, एर्रामला, वेलिकोंडा, अपालकोंडा, और ये हो गया। और कुड़प्पा पहाड़ी, सेवराय जवादी, कुड़प्पा पहाड़ी, ये सब तमिलनाडु का ही भाग हो गया। यह पूर्वी घाट का औसत ऊंचाई हो गया 600 मीटर। अब जान गए पूर्वी घाट सब के बारे में। अब उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो क्या है, भारत के प्रमुख भूमि के उत्तर में हिम आच्छादित शिखरों, हिमानियों, गहरे गड्ढों एवं विस्तृत घाटियों से लेकर क्या है कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान फैला हुआ है, जिसे उत्तर भारत का विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर भारत का जो है औसत ऊंचाई जो है 3200 किलोमीटर क्षेत्र में, और एवं चौड़ाई जो है इसका 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है इसका विस्तार। और यह मैदान जलोढ़ अवसादों से निर्मित हुआ है। उत्तर भारत का मैदान जलोढ़ मृदा ज़्यादा पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ अवसाद से बना है। जलोढ़ मृदा का निक्षेप 2000 मीटर की गहराई तक मिलता है। जलोढ़ मृदा का निक्षेप जो है 2000 मीटर मोटा है, गहराई तक मीटा है। इसका 33 ऐसा माना जाता है 33 भूसंतति के निरंतर सक्रिय होने एवं अवसादों के उसमें निरंतर जमाव की प्रक्रिया से इस मैदान का निर्माण हुआ। तो 33 भूसंतति सिद्धांत से इसका निर्माण हुआ। 33 भूसंतति थ्योरी के द्वारा जो इसका अवसाद का जमा होने के कारण हुआ उत्तर भारत का मैदान का निर्माण हुआ। और उच्चावच अत्यंत समान है इसका, कहीं भी इसकी ऊंचाई 204 मीटर से अधिक नहीं है। क्या है, कहीं भी इसकी ऊंचाई 204 मीटर से अधिक नहीं है। अम्बाला के आसपास की भूमि इसे मैदान में जल विभाजक का कार्य करती है। इस मैदान में जो है जल विभाजक का कार्य अम्बाला के आसपास की भूमि मैदान करता है।
तो अम्बाला के आसपास का भूमि जल विभाजक का कार्य क्यों करती है? क्योंकि इसके पूर्व की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है और पश्चिम की नदियाँ खंबात खाड़ी अरब सागर में गिरती है। और विशिष्ट धरातीय स्वरूप के आधार पर मैदान को कितने भाग में? 4 भाग में बांटा है। भावर प्रदेश हो गया, तो भावर प्रदेश शिवालिक की तलहटी में सिंधु से लेकर तीस्ता तक है। काली नदी अति नहीं, सिंधु से लेकर तीस्ता हो गया, असम तक फैला हुआ है। शिवालिक की तलहटी में फैला हुआ है भावर प्रदेश। अवक्षीण रूप में मिलता है भावर प्रदेश। इसकी चौड़ाई, भावर प्रदेश की चौड़ाई है 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक चौड़ाई है। 8 से 16, 8 दूनी 16। कंकड़ पत्थर बजरी की अधिकता के कारण इसमें क्या पाया जाता है? तो कंकड़ पत्थर से बना है भावर प्रदेश। अधिकता के कारण इतनी अधिक पारिगम्यता है, सरंधता है, सरंधता। नदियाँ यहाँ विलीन हो जाती है। क्या होता है कि भावर प्रदेश में नदी विलीन हो जाता है कंकड़ पत्थर होने के कारण। अब क्या है, उसके बाद तराई प्रदेश है। तो तराई प्रदेश या भावर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है। 15 से लेकर 20 किलोमीटर, 15 से 30, 30 किलोमीटर चौड़ी है तराई प्रदेश। और तराई प्रदेश क्या है? दलदली भाग है। क्या है? दलदली पेटी है। अधिक आर्द्रता एवं वर्षा के कारण यह प्रायः दलदली क्षेत्र है। भावर प्रदेश की लुप्त नदियां यहाँ पुनः सतह पर आ जाती है। भावर प्रदेश का जो है, भावर में जो लुप्त हुआ है कंकड़ पत्थर में, बजरी में, तो फिर तराई में की होता है क्या होता है कि लुप्त हो जाता है नदी, अब पुनः सतह पर आ जाता है। यहाँ लुप्त हो जाता है, कंकड़ पत्थर में लुप्त हो जाता है। फिर तराई क्षेत्र में क्या होता है कि लुप्त होने के बाद वहाँ लुप्त होता है, यहाँ निकल जाता है और दलदली क्षेत्र हो जाता है। अधिक आर्द्र रहता है। आर्द्र होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पुनः सतह पर आ जाती है नदियाँ, परंतु इसकी गति दलदली होने के कारण क्या होता है कि तराई क्षेत्र में नदी धीमी गति से बहती है। तराई प्रदेश घने वनों का प्रदेश है। यह आर्द्र भूमि यहाँ अधिक पाया जाता है, तो वन प्रदेश यहाँ पाया जाएगा। जैव विविधता का विशाल भंडार पाया जाएगा। अब बंगाल क्षेत्र जानेंगे। बंगाल क्षेत्र किसे कहेंगे कि यह मैदानी भागों का वह उच्च भाग है। मैदानी भागों का क्या है? उच्च भाग है, जहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। तो बंगाल क्षेत्र क्या है? यहाँ वैसा उच्च भाग है बंगाल क्षेत्र, जहाँ की बाढ़ आने के बाद भी वहाँ तक पानी नहीं पहुँचेगा। पुराने जलोढ़ों से निर्मित बंगाल प्रदेश में कंकड़ वो रेत की मात्रा अधिक मिलता है। जहाँ इस प्रदेश में कंकड़ पत्थर की अधिकता के कारण क्या है कि वो समतल है, उच्च भूमि बन गई है। वो समतल उच्च भूमि बन गई है। इसे स्थानीय नाम में क्या कहता है? भूड़ कहता है। और भूड़ और क्या है आगे? गंगा यमुना द्वाब के ऊपरी भाग, गंगा यमुना और द्वाब का जो है ऊपरी भाग भूड़ निक्षेपों के रूप में मिलता है। और चौथा नंबर आ जाएगा खादर प्रदेश। खादर प्रदेश जानिए क्या है? तो खादर प्रदेश है नवीन जलोढ़ से निर्मित है। नवीन जलोढ़ मृदा से क्या है? खादर प्रदेश का निर्माण हुआ है। यहाँ बाढ़ प्रायः हर वर्ष नई मिट्टी, उर्वर मिट्टी लाती है। बाढ़ के द्वारा यहाँ क्या है कि नया मृदा होता है और नया उर्वर मिट्टी लाती है, उपजाऊ मिट्टी। इस प्रदेश को कछारी प्रदेश भी कहा जाता है और बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहता है, क्योंकि हर साल यहाँ बाढ़ आता है खादर प्रदेश में, तो बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है। खादर प्रदेश का ही विस्तार डेल्टा प्रदेश के रूप में हुआ है। इसी का विस्तारित रूप है डेल्टा प्रदेश। उदाहरण के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश तक फैला हुआ, पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक, पंजाब से असम तक विस्तृत इस मैदानी भाग की संरचना स्थानीय विभिन्नताओं में पाया जाना स्वाभाविक है। ये खादर प्रदेश स्थानीय विभिन्नताओं में पाया जाना क्या है? स्वाभाविक है। और पश्चिमी आगे है पंजाब के पश्चिम में यह मैदान मुख्यतः बंगाल से निर्मित है। पंजाब के पश्चिम में यह मैदान मुख्यतः बंगाल से निर्मित है। पश्चिमी सप्त सिंधु प्रदेश, जहाँ प्राचीन काल में आर्यों ने अपनी पहली बस्ती बसाई थी, वहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर दोआबों का क्रम इस प्रकार है। तो क्या है? पश्चिम में यह मैदान मुख्यतः बंगाल से निर्मित है, पश्चिमी भाग में। तो यहाँ है पश्चिम सिंधु झेलम का है सिंधु सागर द्वाब, झेलम चेनाब का है छाछ द्वाब, चेनाब रावी का है रेचना द्वाब, रावी ब्यास का है बारी द्वाब, ब्यास सतलज का है विष्ट द्वाब, सतलज और सरस्वती का है सतलज सरस्वती का द्वाब, विष्ट द्वाब, सतलज सरस्वती का द्वाब है। सरस्वती के लुप्त होने से अब सरस्वती नदी क्या है कि लुप्त हो गया है।
सरस्वती के लुप्त होने से अब सरस्वती सतलज सरस्वती द्वाब का अस्तित्व नहीं मिलता है। सतलज की पुरानी धारा ही राजस्थान में घग्गर के नाम से जानी जाती है। सतलज का ही पुराना धारा क्या घग्गर के नाम से जाना जाता है। पंजाब से पूर्व की ओर बढ़ने पर गंगा यमुना का द्वाब मिलता है। पंजाब से पूरब की ओर जाएंगे तो गंगा यमुना का क्षेत्र मिलेगा। तो इसको द्वाब क्षेत्र क्यों कहते हैं? गंगा यमुना का क्षेत्र को द्वाब है। पुराने क्या है कि हाँ बोल रहे थे कि द्वाब क्षेत्र क्यों कहता है, तो दो नदियों की भूमि को क्या कहता था? द्वाब कहता था। दो नदियों के बीच की भूमि को द्वाब। जो पुराने आगे है, जो पुराने बंगर जलोढ़ से निर्मित है। क्या है पुराने जलोढ़ से? गंगा यमुना का द्वाब जो है पुराना जलोढ़ मृदा से निर्मित है। पुराने बंगर जलोढ़ से निर्मित है। पुराना बंगर मिट्टी से निर्मित है। कौन? गंगा और यमुना का द्वाब। यह नए जलोढ़ से बनी खादर भूमि से अलग है। यह नया जो जलोढ़ है इसे क्या है? भिन्न है, अलग है, एवं उसमें 15 से 30 मीटर की ऊंचाई मिलती है। तो क्या इसका ऊंचाई कितना है? 15 से लेकर 30 मीटर तक ऊंचाई है। इन दोनों के कारण बनी ढाल का स्थानीय नाम खोल है। इन दोनों कारण से बनी ढाल, दोनों कारण से जो बना हुआ ढाल है इसका स्थानीय नाम क्या है? तो खोल कहा जाता है। गंगा मैदान के मध्यवर्ती क्षेत्र में विभिन्न नदियों के जलोढ़ शंकु एवं जलोढ़ पंख मिलते हैं। जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख मिलते हैं। बंगाल का डेल्टाई मैदान अधिक आर्द्रयुक्त प्राय दलदली क्षेत्र है, अधिक आर्द्र है और नम क्षेत्र है। बंगाल का डेल्टा प्रायद्वीपीय पठार और हुगली के बीच का क्षेत्र गिरिपदीय मैदान है। गिरिपदीय मैदान कहाँ का है? तो प्रायद्वीपीय पठार और हुगली के बीच का क्षेत्र। हुगली आपका बंगाल में हो गया और प्रायद्वीपीय पठार हो गया आपका, और इसी के बीच का क्षेत्र हो गया गिरिपद का मैदान। यहाँ लेटराइट संरचना जैसे बारिंद्र क्षेत्र, तो क्या है कि यह गिरिपद मैदान भी कहा जाता है। लेटराइट संरचना, बारिंद्र क्षेत्र, लेटराइट संरचना है यहाँ, और बारिंद्र क्षेत्र यह काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। असम की ओर गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ वेदिकाएँ मिलती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो है जलोढ़ वेदिकाएँ बहा के लाई गई है, और असम की ओर गंगा ब्रह्मपुत्र में जलोढ़ वेदिकाएँ मिलती है। उत्तर भारतीय मैदान आर्थिक दृष्टि से क्या है कि अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अत्यंत उर्वर भूमि है। उत्तर भारत का मैदान अत्यंत उर्वर भूमि है, चूँकि यहाँ वर्षा और सिंचाई होती है, अतः यहाँ वार्षिक कृषि कार्य सहजता से संपन्न हो जाता है। सड़क और रेल मार्ग के कारण यहाँ वाणिज्य व्यवसाय समुचित विकास करता है। इन्हीं कारणों से इन मैदानों में जनसंख्या क्या है? अधिक है, घनी जनसंख्या का बसाव है। तो देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व व पश्चिम में क्या है? दो संकरे तटीय मैदान मिलते हैं, जिन्हें तटवर्ती मैदान, जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट में बटा हुआ है। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है। पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव से हुआ है। पठारी नदियों के अवसादों के जमाव से बना हुआ है पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पश्चिमी तटीय मैदान क्या है? तो गुजरात से कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्रों में विस्तृत है। गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है पश्चिमी तट। यह एक सक्रिय जलोढ़ पट्टी है, जिसमें बीच बीच में पहाड़ी भूभाग है। गुजरात क्षेत्र में नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है, 80 किलोमीटर है। कच्छ काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्री निक्षेपों की प्रधानता है। काठियावाड़ के मैदानी भागों में रेगुर मिट्टी, बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित काली मिट्टी का पर्याप्त विस्तार है। यानी कि काठियावाड़ क्षेत्र हो गया आपका कच्छ काठियावाड़ गुजरात में, तो यहाँ काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। तो गुजरात में कैसा मिट्टी पाया जाता है? रेगुर काली मिट्टी पाया जाता है। बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बना हुआ है काली मिट्टी, इसका पर्याप्त विस्तार है। गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान को कोंकण, ये गुजरात से गोवा तक हो गया, कोंकण तट कहलाता है। तो गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक है कन्नड़ तट, और यह अत्यधिक सकरा मैदानी भाग है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक हो गया आपका मलाबार तट कहलाएगा। कन्नड़ तट को भी कभी कभी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। और मलाबार तट में पश्च जल, बैकवाटर एवं लेगुनों की प्रधानता है। मलाबार तट में जिन्हें कयाल कहा जाता है, तो कयाल किसे कहा जाता है? लेगुन को कहा जाता है या पश्च जल को कहा जाता है।
पश्च जल बैक वाटर लेगून को कयाल कहा जाता है, जो स्थल द्वारा चारों ओर से घेर लिए गए हैं। तो कयाल क्या होता है कि चारों ओर से जल को चारों स्थल द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कयाल कहा जाता है या लेगून पश्च जल भी कहा जाता है। पूर्वीय तटीय मैदान पश्चिम तटीय मैदानों की तुलना में क्या है, अधिक चौड़ा है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदी डेल्टाई भागों में इसकी चौड़ाई और भी बढ़ जाता है। डेल्टाई भाग में क्या है, पूरब की ओर जाने के बाद गोदावरी, महानदी, कृष्णा इस सब का चौड़ाई क्या होता है, बढ़ जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरते गिरते दक्षिण भाग में इसकी अधिकतम चौड़ाई मिलती है। दक्षिण भाग में क्या है, इसका चौड़ाई अधिक मिलता है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को उत्कल, कलिंग तट या उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, जबकि कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। लौटती हुई मानसून पवनों से सबसे अधिक वर्षा इसी प्रदेश में होती है। कम कटा छटा होने के कारण क्या है, पूर्वी तट पर प्राकृतिक पोताश्रय और बंदरगाहों की कमी है। तो कहीं कहीं लेगूनों का निर्माण भी मिलता है यहाँ पर। उदाहरण के लिए चिल्का, कोलेरू और पुलिकट, यह पूर्वी तट का जो है प्रमुख झील है। कोलेरू, चिल्का, और चिल्का उड़ीसा में हो गया, कोलेरू भी हो गया आंध्र प्रदेश, पुलिकट हो गया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। पूर्वी तटीय मैदान अपने अधिक विस्तार के कारण कृषि की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है और यहाँ घनी आबादी भी पाया जाता है। ऐतिहासिक काल में भू संचालन के कारण दोनों तटीय भागों में पूर्वी तटीय भाग और पश्चिमी तटीय भाग में क्या है, निम्नजन इमर्सन और उमजन एमर्सन जो के प्रमाण मिले हैं। उदाहरण के लिए मुंबई के निकट निम्नजन एवं कच्छ के निकट उत्थापन के प्रमाण मिले हैं, उमजन के प्रमाण मिले हैं। इसी प्रकार कच्छ के निकट में उमजन और मुंबई के निकट में निम्नजन मिला है। इसी प्रकार पूर्वीय तट और उत्तरी भागों में उत्थान उमजन एवं दक्षिण भाग में स्थित तिनेवेली पुदुचेरी के निकट निम्नजन के प्रमाण मिले हैं। तो ये निम्नजन इमर्सन हो गया और एमर्सन हो गया, निम्नजन और उमजन। अब द्वीपीय भाग के बारे में जानेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जान गए, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में जान गए। अब द्वीपीय भाग के बारे में जानेंगे। द्वीप किसे कहेंगे, जो कि चारों तरफ से सागरीय जल से घिरा हुआ मिलता है, उसे द्वीप कहते हैं, द्वीपीय। और समुद्र में जलमग्न पर्वत के भाग होते हैं द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आगे है। भारत के द्वीपीय भाग में अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप प्रमुख है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। म्यांमार स्थित अराकानयमा, म्यांमार में अराकानयमा पर्वत श्रेणी का ही दक्षिणी विस्तार है। अराकानयमा का ही दक्षिणी विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी प्रकार यह द्वीप निमज्जित उच्च भूमि के अवशेष है, यानी कि एमर्सन और अवशेष है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। लैंडफॉल जो है उत्तरी द्वीप है अंडमान निकोबार का। कोको जल मार्ग से म्यांमार के कोको द्वीप, म्यांमार में स्थित जो है कोको द्वीप, और कोको जल मार्ग से अलग होता है, जहाँ चीन ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र लगाया है। कोको द्वीप में क्या है, चीन ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र लगाया है। नारकंडम द्वीप में 2 सुषुप्त ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप में उत्तरी अंडमान एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसकी सर्वोच्च चोटी है, उत्तरी अंडमान में है, इसकी सर्वोच्च चोटी है, ये पर्वतीय क्षेत्र है। इसकी संडल पीक है सबसे ऊंची चोटी, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। यह सदाहरित वनों के लिए भी क्षेत्र है, यहाँ वन पाए जाते हैं उत्तरी अंडमान में, क्योंकि यह सदाहरित है और पर्वतीय क्षेत्र है। मध्य अंडमान और अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान क्या है, अंडमान निकोबार समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये पोर्ट ब्लेयर अभी मैं आपको अपने नोट्स में दिखाऊंगी मैप पे। प्रसिद्ध सेलुलर जेल जो है दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। तो दक्षिण अंडमान में सेलुलर जेल भी है स्थित। माउंट हैरियट और हैवलॉक भी यहाँ के अन्य प्रमुख द्वीप है। माउंट हैरियट और हैवलॉक भी दक्षिणी अंडमान का ही भाग है।
और यहाँ राष्ट्रीय पार्क भी है लघु अंडमान, जो कि सबसे छोटा अंडमान है। लघु अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है। अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग क्या है? लघु अंडमान है। इसी के उत्तर में हो गया दक्षिणी अंडमान हो गया, जो 10 डिग्री चैनल के द्वारा निकोबार द्वीप समूह को कार्य निकोबार से अलग होता है करता है। तो ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का दक्षिणतम बिंदु द्वीप है। दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप। इंदिरा पॉइंट कहीं पर यहीं पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट दक्षिणी निकोबार में ही स्थित है। इंदिरा पॉइंट यहाँ अनेक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। नानकारी निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण द्वीप है। तो यहाँ है अंडमान निकोबार, यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यूटी है ये भारत का। और यहाँ क्या होता है कि 2011 में यहाँ प्रथम जनगणना हुई थी। और ये सेलुलर जेल है, यह सेलुलर जेल है यहीं पे अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर में है सेलुलर जेल, और पोर्ट ब्लेयर में है सेलुलर जेल। और हवाई अड्डा भी है। पोर्ट ब्लेयर यानी पोर्ट हो गया, हवाई अड्डा है। और अंडमान और निकोबार को जो है 10 डिग्री चैनल से अलग करता है। अंडमान निकोबार की जो है सबसे ऊंची चोटी हो गया सैंडल पीक हो गया। सैंडल पीक इसकी ऊंचाई है 739 मीटर है ऊंचाई। यहाँ की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी। और यहाँ की सुसुप्त ज्वालामुखी जो है नारकोंडम है। यहाँ 2 सुसुप्त ज्वालामुखी हो गया। और अंडमान के उत्तर में क्या है कि म्यांमार है। उत्तरी अंडमान के उत्तर में है। अभी देखेंगे उत्तरी अंडमान और पूरे अंडमान निकोबार का द्वीप समूह। और पूर्वी ओर में है अंडमान सागर, और उत्तर में है म्यांमार। पश्चिम में हो गया बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हो गया हिंद महासागर। अंडमान निकोबार के नज़दीक में देश म्यांमार हो गया, सबसे नज़दीकी देश हो गया म्यांमार। तो ये हो गया कि ये हो गया उत्तरी अंडमान, ये हुआ द्वीप। ये मध्य अंडमान हो गया, ये दक्षिणी अंडमान हो गया ये। और ये हो गया छोटा अंडमान, ये लिटिल अंडमान। और ये कितना द्वीप है अंडमान में? तो 4 द्वीप है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। उसके बाद हो गया कार निकोबार, लिटिल निकोबार या छोटा निकोबार, और महान ग्रेट निकोबार। तो इधर हो गया आपका 3 द्वीप और 4 द्वीप, 7 द्वीप है अंडमान निकोबार में। और पूरी तरह से इसमें से 247 द्वीप है, 204 द्वीप है पूरे में। इससे छोटे छोटे ये प्रमुख द्वीप हो गया। और अब हो गया कि उत्तरी अंडमान का ही भाग है। यहाँ क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है उत्तरी अंडमान, जो कि आपने देखा कि म्यांमार तक, अराकान यामा तक फैला हुआ है। इसी का भाग है उत्तरी अंडमान। और ये पूरा अंडमान निकोबार उसी का भाग है। तो हिमालय यहाँ तक आता है। तो क्या है कि ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ सदाबहार वन पाया जाता है। और उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। और यहीं नारकोंडम ज्वालामुखी पाया जाता है। सबसे उत्तरी अंडमान में नारकोंडम ज्वालामुखी है। अब हो गया उत्तरी अंडमान के बाद मध्य अंडमान हो गया सबसे बड़ा इस द्वीप का है। द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप हो गया मध्य अंडमान। और मध्य अंडमान में ही बैरन ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी हो गया मध्य अंडमान में। उत्तरी अंडमान में हो गया सुसुप्त ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी। अब उसके बाद हो गया अब दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। और उसके बाद क्या है यहाँ? तो न्यू सेंटिनल द्वीप भी है। न्यू सेंटिनल द्वीप है दक्षिणी अंडमान में। और न्यू सेंटिनल एक जनजाति है, यहाँ पे एक जनजाति है, इसी के नाम से इस द्वीप का नाम भी पड़ा। उसके बाद हो गया दक्षिणी अंडमान में। और क्या है कि दक्षिणी अंडमान में आपका सेलुलर जेल है दक्षिणी अंडमान में। और माउंट हैरियट और हैवलॉक द्वीप भी है, जो कि यहाँ राष्ट्रीय पार्क भी है। तो दक्षिणी अंडमान भी महत्वपूर्ण हो गया। सेलुलर जेल हो गया दक्षिणी अंडमान में। माउंट हैरियट और हैवलॉक द्वीप भी है, पार्क भी है। दक्षिणी अंडमान में सेंट लीज जनजाति भी है, सेंट लीज द्वीप भी है। दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर भी है। और मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप का मध्य अंडमान 2 चीज़ के लिए प्रमुख हो गया, बैरन ज्वालामुखी है और सबसे बड़ा द्वीप है पूरे इस द्वीप का। सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान द्वीप हो गया। और उत्तर अंडमान हो गया किसके लिए? यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, सदाहरित वन पाया जाता है। सबसे ऊंची चोटी हो गया, इधर चोटी पाया जाएगा। पर्वत यहाँ आए तो चोटी भी यहीं पाया जाएगा। तो यहाँ का सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी यहीं पाया जाएगा उत्तरी अंडमान में। नारकोंडम ज्वालामुखी
चोटिया से अति निकलता है तो क्या है कि नारकोंडम ज्वालामुखी है, सुसुत ज्वालामुखी, अब बैरन ज्वालामुखी आ जाएगा आपका मध्य अंडमान में। थोड़ा बहुत यहाँ बचा खुचा जितना बचा, तो इसमें पर्वत का क्षेत्र आ गया थोड़ा। अब क्या है कि इसके बाद 10 डिग्री चैनल से कार निकोबार अलग होता है अंडमान, छोटा अंडमान से। तो उसके बाद हो गया छोटा निकोबार, फिर महान निकोबार या कार निकोबार, ग्रेट निकोबार या कार निकोबार, कार निकोबार तो ये उत्तरी निकोबार को ही कार निकोबार हो जाएगा। लिटिल निकोबार, महान या ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। तो निकोबार इसके लिए प्रसिद्ध है, क्यों ये इंदिरा पॉइंट के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट चैनल के द्वारा इंडोनेशिया से अलग होता है ग्रेट निकोबार। और यही है दुनकुन दर्रा, यहीं पे है दुनकुन दर्रा हो गया। इसके बीच में हो गया दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में हो गया दुनकुन द्वीप। तो मुख्य बात यह है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित निकोबार द्वीप में कितना द्वीप समूह है, तो 204 द्वीप है। और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप, इसमें 43 द्वीप है। अब व्हीलर द्वीप के बारे में भी जान लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो यह उड़ीसा में स्थित है तथा इसका भाग है व्हीलर द्वीप। उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा का ही भाग है व्हीलर द्वीप। यह भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर पे बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो 150 किलोमीटर में है। यहाँ मिसाइल परीक्षण केंद्र है। और 2015 में क्या हुआ, व्हीलर द्वीप या व्हीलर द्वीप का नया नाम बदल कर इसका नया नाम दिया APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया, व्हीलर द्वीप है। 150 किलोमीटर भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर है। यहाँ गुरुत्व कम है, क्या है, गुरुत्व कम है। अब आगे लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप का राजधानी कवरत्ती हो गया। कुल द्वीप यहाँ मुख्य कुल द्वीप कितना है, 36 है। ऐसे तो 247 है, छोटा छोटा द्वीप मिला के 247। और 204 हो गया अंडमान निकोबार में। और मुख्य 7 है और इसमें मुख्य 36 द्वीप है। सॉरी, भारत का कुल द्वीप में क्या है, भारत का कुल द्वीप छोटा बड़ा सब मिला के कुल द्वीप हो गया, चारों तरफ से दमन द्वीप और जितना है छोटा मोटा सारा मिला के 10,000 द्वीप है भारत में। और 10 में से क्या है 247 मुख्य है और 47 जो है 47 द्वीप है लक्षद्वीप में 47 में से 36 द्वीप मुख्य द्वीप है, प्रमुख द्वीप। मानव के रहने योग्य 10 द्वीप है, प्रमुख है लेकिन मानव को रहने योग्य है। इस सब में जंगल झाड़ी और छोटा मोटा है, जानवर सब रहते हैं। और इसमें मानव रहने योग्य के लिए थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो 10 द्वीप है मानव को रहने योग्य लक्षद्वीप में। सबसे बड़ा द्वीप है इसमें एंड्रोथ द्वीप क्या है, तो सबसे बड़ा है अंडररोथ द्वीप है और 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है लक्षद्वीप। अब आगे है एंड्रोथ द्वीप कवरत्ती 9 डिग्री चैनल से कवरत्ती और मिनिकॉय अलग होता है। और है मिनिकॉय और मालदीव 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। और प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित है लक्षद्वीप। मूंगा जीवों के अवशेष से बना है, अस्थिपंजरों से निर्मित है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप के उदाहरण है। सागरीय चबूतरों पर चूने पर निर्वाह करने वाले मूंगा जीवों के अस्थिपंजर से निर्मित है। अंद्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि अमीनदीवी द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अमीनदीवी द्वीप समूह है और अंद्रोथ द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है। मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है मिनिकॉय कवरत्ती। और मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव से अलग होता है। मूंगा चट्टानों से निर्मित है लक्षद्वीप। जैव विविधता के विशाल भंडार मिलता है लक्षद्वीप में। अब इनका मैप में देख लीजिए क्या है लक्षद्वीप समूह। चेरवानौजी प्रवाल है, ये प्रवाल से बना हुआ है। ये ब्रीराम गोर प्रवाल है, बित्रा द्वीप है। फिर सेंड के कवरत्ती है, अगाती द्वीप है। कन्नौर द्वीप है। फिर सुहेली द्वीप है। फिर ये हो गया कवरत्ती द्वीप, ये पित्ती द्वीप हो गया। फिर अमीनी द्वीप हो गया, ये नदी द्वीप हो गया, सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह अमीनी द्वीप। कोडमात द्वीप हो गया और ये किल्तान द्वीप हो गया, ये चेटलट द्वीप हो गया। और एंद्रोथ द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है। और ये क्या अमीनी द्वीप है, द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप समूह। केरियन द्वीप और कल्पेनी द्वीप है।
ये सब हो गया। सब मिला के कुल यहाँ कितना दूरी पर 36 है, 10 रहने योग्य है मानव को। अब आगे वाला क्लास में जानेंगे अपवाद तंत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्लास। ये यहाँ से भी जो है कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं मैं बताऊंगी जिससे कि आपका जो है समय बर्बाद हो, और बेकार का कोई टॉपिक नहीं आपको बताऊंगी। और प्रमुख महत्वपूर्ण टॉपिक सभी मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आपका एग्ज़ाम में भर के नंबर आए और अच्छा से आप सब पास हो जाएं एग्ज़ाम में। तो ये हो गया भारत की नदियाँ। और आप ही बताइए कि ये टॉपिक छोड़ने वाला है, छोड़ने वाले में से ये सब टॉपिक नहीं, यहाँ से जो है हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाए। तो इसे प्लीज़ ये अगला वीडियो और अच्छे से देखिएगा, और आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और कहीं भी कुछ भी थोड़ा दिक्कत हो अगर आप बताएंगे तो PDF से मैं आपको वीडियो अपलोड कर PDF से बना के मैं आपको क्लास दूंगी PDF के द्वारा, क्योंकि हो सकता है बुक से आपको नहीं मतलब सही से आपका वीडियो बन पा रहा है। तो प्लीज़ आप कमेंट में आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं कि कहाँ गलती है मेरा, कहाँ नहीं है गलती सही। आप सब बताएंगे पॉजिटिव निगेटिव हर एक चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर, जहाँ भी मेरा गलती हो निगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट, हर पॉइंट को आप बताइएगा ताकि मैं आप सबके लिए वीडियो और अच्छे तरीके से बना सकूँ। इसके लिए ठीक है, आगे अब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सारा पूरा वीडियो देखने के लिए। ठीक है, बाय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।